हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में देखेंगे। इसमें हम लोग इसके डेफिनेशन, इसके कॉजेस, रिस्क फैक्टर एंड इसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, इट इज़ अ चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट। ठीक है, तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, एक तरह का चेस्ट पेन है या फिर डिस्कम्फर्ट है चेस्ट के पास, जो कब होता है, अकर व्हेन अ पार्ट ऑफ हार्ट डजंट गेट इनफ ऑक्सीजन एंड ब्लड। ये कब होता है, जब हमारा जो हार्ट है वो एक इनफ ब्लड और ऑक्सीजन को प्राप्त नहीं करता, यानी हमारे जो हार्ट है उसमें इनफ ब्लड का और ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं जाता है। तो क्या स्टार्ट हो जाता है, चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। और इसी चेस्ट पेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकेंड लाइन क्या बोल रहा है, इट इज़ नोन एज द मायोकार्डियल इस्केमिया। तो एंजाइना पेक्टोरिस को हम लोग मायोकार्डियल इस्केमिया के नाम से भी जानते हैं। मायोकार्डियल इस्केमिया मतलब क्या होता है, मायोकार्डियल मतलब क्या हो गया, हार्ट का मसल। ठीक है, और इस्केमिया मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई। तो क्या बोलेंगे कि ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि जो हार्ट का मसल है उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस बोलेंगे। ये क्या है, एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मतलब कि वैसा डिजीज़ है जिसमें कि कोरोनरी आर्टरी में क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस होता है। तो इसको देखने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो हार्ट है वो कैसे पूरे बॉडी में क्या करता है। ये तो हम लोगों को पता है, जो हार्ट है उसका काम क्या है, पंपिंग करना, यानी कि पूरे बॉडी को ब्लड कौन पहुंचाता है, हार्ट पहुंचाता है। जब वो पंप करता है तो हमारी बॉडी में क्या जाता है, ब्लड जाता है। लेकिन वो कैसे जाता है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हार्ट के बारे में पढ़ा होगा, बट एक बार यहाँ पे हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं ताकि आगे कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो ये क्या है, डायग्राम है हार्ट का। तो यहाँ पे देखिए सुपीरियर वेना कावा है, यहाँ पे हमारा इंफीरियर वेना कावा है। तो ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा पूरे बॉडी से, ऑल ओवर बॉडी से क्या लेके आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। कहाँ पे, राइट एट्रियम में। ठीक है, अब ये जो राइट एट्रियम है वो अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अब यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग्स में हो जाता है, क्या, प्योरीफिकेशन के लिए। ठीक है, फिल्ट्रेशन प्योरीफिकेशन के लिए कहाँ जाता है, ये लंग्स में जाता है। अब ये लंग्स में जाएगा तो जो लंग्स है इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में भेज देगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो वल्व है ये खुलेगा, उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, अरोटा में चला जाएगा। और हम लोगों को पता है कि जो अरोटा है वो क्या होता है, पूरे बॉडी में फैल जाता है, पूरे बॉडी में क्या करता है, ब्लड का सप्लाई करवाता है। ठीक है, यानी कि ये जो अरोटा है इसका, ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या होता है, बहुत सारा इसका ब्रांचेस होता है जो कि पूरे हमारी बॉडी में क्या करेगा, इसी का ब्लड सप्लाई होगा। अब ये जो अरोटा है इसी से तो हमारा यही वाला जो अरोटा है यही हमारे हार्ट को भी ब्लड सप्लाई देता है, यानी हमारे हार्ट को भी तो चाहिए ना, हमारा हार्ट भी तो क्या एक बॉडी का ऑर्गन ही है। तो क्या होता है, जब कार्डियक आउटपुट जो रिलीज़ होता है उसका लगभग 4 to 5% जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, हमारे हार्ट में जाता है। किसके द्वारा जाता है, ये जो अरोटा है ये नीचे की तरफ क्या हो जाता है, डिवाइड होके होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग जैसा देख सकते हैं, ये क्या था हमारा, जैसे पिछले डायग्राम में देखे थे, क्या है ये, यहाँ पे हमारा ये अरोटा है, ये ऊपर वाला जो ब्रांचेस है वो पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करवाएगा, और जो नीचे वाला है, ये जो नीचे है अरोटा का पार्ट वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये दोनों क्या है, दोनों कोरोनरी आर्टरी है, और यही दोनों कोरोनरी आर्टरी जो पूरे हार्ट में क्या करेगा, ब्लड का सप्लाई करवाएगा। यानी कि अगर इस दोनों में से किसी कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाता है, तो क्या होता है, उसकी वजह से यहाँ पर ब्लड का सप्लाई नहीं जाएगा। ब्लड का सप्लाई नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं जाएगा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई अगर नहीं जाएगा तो वहाँ पे चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंजाइना
एंजाइना पेक्टोरिस बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। आई होप यहाँ पे आप लोगों को एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में समझ में आ गया होगा, ये क्या होता है और कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं अब इसके कॉजेज़ के बारे में। तो क्या है, प्लेग का फॉर्मेशन, ठीक है। तो प्लेग का फॉर्मेशन है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, हमारा कोरोनरी आर्टरी है, ये हो गया नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी, जहाँ पे क्या होता है प्लेग का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन ये क्या हो गया, ऐसा कोरोनरी आर्टरी है जिसमें प्लेग का फॉर्मेशन हुआ रहता है, ठीक है। प्लेग मतलब क्या होता है, ये एक सिंपल सा मानिए कि जो अभी हम लोगों के बॉडी में जब बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और फैट बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिशन होने लगता है कोलेस्ट्रॉल और फैट का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब प्लेग का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई आराम से चला जाएगा, ब्लड आराम से पास हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, प्लेग का फॉर्मेशन हो चुका है, तो यहाँ से ब्लड जो है वो सही तरीके से पास नहीं हो पाएगा, बहुत थोड़ा दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे इसका जो स्पेस है वो बहुत कम हो चुका है। तो इसका जो एक बहुत ज़्यादा जो मेन कॉज होता है वो क्या होता है, प्लेग फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस होता है। फिर है सेकंड हमारा आर्टरियोस्क्लेरोसिस, यानी कि जो आर्टरी होता है वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है। किसी भी रीज़न से क्या होगा, जो आर्टरी है वो हार्ड हो जाएगा, तो भी क्या होगा, ऑक्सीजन ब्लड का सप्लाई नहीं जा पाएगा। अगर इसमें ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई जाएगा ही नहीं तो क्या होगा, हमारे हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलेगा, उसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड क्या है हमारा, कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म। तो क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी होता है, जो कोरोनरी आर्टरी उसमें क्या होता है, स्पैज्म यानी एक मुड़ाव टाइप का आ जाता है। और ये क्यों होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस में, इमोशनल स्ट्रेस में, इमोशनल डिस्टर्बेंस में, तो ये सब रीज़न होता है कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म के लिए, ठीक है। फोर्थ क्या है, अथेरोमा, यानी कि अगर हमारे कोरोनरी आर्टरी में ब्लड का क्लॉट कहीं जाकर फंस गया, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे बॉडी में कहीं पे हैमरेज हुआ है, ठीक है, इंटरनल हैमरेज है, इंटरनल ब्लीडिंग है, तो वो क्या होता है, ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन में पूरे बॉडी में वो क्या होता है, फैलते रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अथेरोमा बोलते हैं। तो अगर वो जो ब्लड क्लॉट है वो हमारे कोरोनरी आर्टरी में फैल जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लड क्लॉट आ गया, थेरोमा फंस गया, तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड का सप्लाई जा पाएगा, सिंपल सा बात है, नहीं जा पाएगा। अगर नहीं जा पाएगा तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से क्या होता है एक्सेसिव, जब हम लोग एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, जब हम लोग एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे या बहुत ज़्यादा ऊंचा जैसे बहुत ज़्यादा सीढ़ी पे चढ़ दिए, बहुत ज़्यादा काम कर लिए, तो क्या होता है, हमारा हार्ट बीट तेज़ हो जाता है। अब हार्ट बीट तेज हो जाता है, उसके बाद कभी कभी थोड़ा सा लगता है कि जैसे दर्द टाइप का भी हो रहा है। तो क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे बॉडी को क्या चाहिए होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन चाहिए होता है। तो उस टाइम पे अगर हार्ट को उतना ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हार्ट चेस्ट पेन हो सकता है। फिर एक्सेसिव स्मोकिंग, वैसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है उसमें भी क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस का चांस होता है। अब हम लोग देखते हैं रिस्क फैक्टर, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं। तो जैसे कि हम लोगों को पता है रिस्क फैक्टर दो तरह से होते हैं, मॉडिफिएबल जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं मतलब चेंज कर सकते हैं, और नॉन मॉडिफिएबल मतलब जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो किसको किसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, स्मोकिंग अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, एंजाइना पेक्टोरिस का रिस्क फैक्टर खत्म हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। अल्कोहल भी हम लोग छोड़ सकते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज हम लोग अगर करना छोड़ दें तो एंजाइना का जो चांस होता है, रिस्क होता है वो भी कम होता है। बहुत ज़्यादा हम लोगों को शुगर, फैट और कोलेस्ट्रॉल वाला चीज़ नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज़ मेलाइटस को भी हम लोग ठीक कर सकते हैं प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज ये सब के द्वारा। फिर हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म कुछ भी है, इसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। ओबेसिटी की वजह से अगर किसी को एंजाइना हो रहा है तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ओबेसिटी को एक्सरसाइज के द्वारा सही कर सकते हैं और फिर एंजाइना के रिस्क को कम कर सकते हैं। हम लोग स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं उसकी वजह से अगर एंजाइना हो रहा है तो। अब नॉन मॉडिफिएबल जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जेंडर को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, और मेल में जो होता है वो एंजाइना का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल, ठीक है। फिर एज
एज को भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते। फैमिली हिस्ट्री अगर किसी के फैमिली में है तो क्या होगा, एंजाइना, एमआई, हार्ट अटैक ये है तो हो सकता है कि उनके बच्चों को भी हो। ठीक है, तो फैमिली हिस्ट्री हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, हेरिडिटी जीन्स हम लोग किसी के चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये सब क्या था, हमारा रिस्क फैक्टर था, मॉडिफिएबल एंड नॉन मॉडिफिएबल। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला क्या है, स्टेबल एंजाइना। तो ये जो स्टेबल एंजाइना होता है वो जो होता है वो ऐसा चेस्ट पेन है जिसमें हम लोग जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हाइपर एक्टिविटी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, उसकी वजह से जो चेस्ट पेन अराइज होता, अकर होता, उसको हम लोग स्टेबल एंजाइना के नाम से जानते हैं। और ये जो स्टेबल एंजाइना है, जब हम लोग आराम करते हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई हमारे बॉडी में प्रॉपर हो जाता है और नाइट्रोग्लिसरीन जब हम लोग लेते हैं, ये सब जब हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं सीक्वेंस को, तो ये जो स्टेबल एंजाइना है वो अपने आप क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसमें इतना हम लोगों को मेडिकल कंडीशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ, अगर नाइट्रोग्लिसरीन लेने की वजह से भी ठीक नहीं हुआ, तो फिर हम लोगों को हॉस्पिटल जाना चाहिए। ठीक है, तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, ये एक वैसोडाइलेटर होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं, ब्लड का सप्लाई नहीं जा रहा है, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, इसको डायलेट कर देता है। डायलेट करने की वजह से क्या होगा ना, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्लड का सप्लाई चला जाएगा, तो फिर चेस्ट पेन वहाँ पे कम हो जाते हैं। क्योंकि चेस्ट पेन होता है किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से ही होता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन के रुकने की वजह से होता है। तो ये आप लोगों ने नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको हम लोग एनटीजी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, फार्माकोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ोगे आप लोग। ओके, तो फिर क्या है, जो सेकेंड है वो क्या है, अनस्टेबल एंजाइना। ये क्या होता है, अनस्टेबल एंजाइना को हम लोग प्री इन्फ्रैक्शनल के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि ये एक ऐसा चेस्ट पेन है जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के आने से पहले होता है। ठीक है, यानी कि जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जिस पेशेंट में आने वाला है, उससे पहले का ये क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, एंजाइना होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्टेबल एंजाइना। और ये जो अनस्टेबल एंजाइना है वो रेस्ट के द्वारा और एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन के द्वारा ठीक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये एमआई का एंजाइना, यानी एमआई की वजह से चेस्ट पेन हो रहा है, और एमआई में नाइट्रोग्लिसरीन वर्क नहीं करता है। हम लोगों को एमआई में क्या यूज़ करना है, मॉर्फिन सल्फेट, यानी कि मॉर्फिन सल्फेट के बाद ही जो चेस्ट पेन है वो ख़त्म होगा, कम होगा। अदरवाइज नाइट्रोग्लिसरीन देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब मॉर्फिन सल्फेट होता क्या, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा फार्मा में, ऑपोइड, ये एक ऑपोइड एनाल्जेसिक होता है और ऑक्सीजन के डिमांड को कम करेगा। ऑक्सीजन के डिमांड को कम करेगा तो क्या होगा कि वहाँ पे चेस्ट पेन धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोनों आई होप समझ में आ गया होगा। स्टेबल एंजाइना जो होता है एक्सेसिव एक्सरसाइज के द्वारा होता है, और इस अनस्टेबल एंजाइना जो होता है वो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की वजह से होता है। ये नाइट्रोग्लिसरीन और रेस्ट की वजह से ठीक हो जाता है, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाता नाइट्रोग्लिसरीन और रेस्ट की वजह से। इसमें हम लोगों को मॉर्फिन सल्फेट देना पड़ता है। ठीक है, अब है हम लोगों का क्या, साइलेंट एंजाइना। साइलेंट एंजाइना क्या होता है, ये एक ऐसा एंजाइना है जिसमें चेस्ट पेन नहीं होता है, कुछ भी साइन एंड सिम्टम्स एंजाइना का नहीं दिखेगा। बट जब हम लोग ईसीजी करते हैं तो उसमें दिखता है, उसमें कुछ वेरिएशन दिखते हैं। नॉर्मल ईसीजी नहीं होता है। ईसीजी से पता चलता है कि पेशेंट जो है उसमें एंजाइना हुआ है, यानी पेशेंट को एंजाइना है लेकिन चेस्ट पेन हो रहा है, बट पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं दिखते। ठीक है, यानी दर्द नहीं होगा, कुछ भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, बट ईसीजी बताएगा कि जो पेशेंट है उसमें क्या है, एंजाइना हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइलेंट एंजाइना। अब आता है वेरिएंट एंजाइना। जो वेरिएंट एंजाइना होता है वो कोरोनरी वैसोस्पैज्म की वजह से होता है। और क्यों होता है ये, जब बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस या फिर डिस्टर्बेंस होता है उस टाइम पे वेरिएंट एंजाइना देखने के लिए मिलता है। और इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो क्या होता है, वारापामिल। ठीक है, ये क्या हो गया, वेरिएंट एंजाइना का जब किसी जो पेशेंट है, कोई व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, और उसकी वजह से अगर उसको चेस्ट पेन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएंट एंजाइना। और उस टाइम पे हम लोग क्या देंगे, वेरापामिल देंगे, जो कि क्या है, एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है।
फिफ्थ क्या है, नॉक्टर्नल एंजाइना। ये क्या होता है, नॉक्टर्नल एंजाइना जो होता है वो ड्यूरिंग द स्लीप यानी सोते टाइम पे ये होता है। सोते टाइम पे क्यों होगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा डरावना सपना देख लिए, डरावना सपना देख लिए या फिर कुछ स्ट्रेसफुल ड्रीम देख लिए, तो क्या होगा कि उस टाइम पे हमारा होता है ना कि बहुत ज़्यादा हार्ट बीट चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है, रिस्पायरेशन रेट चेंज हो जाता है, तो उन सभी सिचुएशन की वजह से नॉक्टर्नल एंजाइना होने का चांस होता है। ठीक है, अब आता है क्या, पोस्ट प्रैंडियल एंजाइना, यानी कि जब हम लोग खाते हैं उसके बाद का अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट प्रैंडियल एंजाइना। 7 नंबर क्या है, रिफ्रैक्टरी एंजाइना, यानी ऐसा एंजाइना, ऐसा चेस्ट पेन जो जेनेटिक फैक्टर की वजह से हुआ, यानी कि जेनेटिक्स यानी कि बाय बर्थ ही उस पेशेंट को कुछ हार्ट में दिक्कत है, कुछ गड़बड़ी है, उसकी वजह से उसको चेस्ट पेन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टरी एंजाइना। अब हम लोग देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहला जिसको मोस्ट कॉमन बोल सकते हैं या फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन होता है वो क्या होता है, रेट्रो स्टर्नल चेस्ट पेन, यानी कि स्टर्नम के पीछे क्या होता है, स्टर्नम के पीछे स्टर्नम के पीछे क्या होना, दर्द होना, पेन होना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट्रो स्टर्नल पेन। और ये जो पेन होता है वो क्रशिंग होता है, ऐसा लगता है कुछ चीज़ को क्रश कर रहा है, दबा रहा है हमारे हार्ट को, हमारे चेस्ट को, ऐसा पेन होता है। और रेडिएटिंग होता है, रेडिएटिंग मतलब कि चेस्ट से स्टार्ट होता है और शोल्डर और आर्म तक ये पहुंचता है। ठीक है, एक्सेसिव स्वेटिंग हुआ जिसको हम लोग डायफोरेसिस भी बोलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, ठीक है, ब्रीदिंग सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगा। फिर उसके बाद साइनोसिस, ब्लूइश स्किन होगा, नोजिया, वोमिटिंग होगा, एंजाइटी होगा और टैकीकार्डिया मतलब कि इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। अब देखते हैं हम लोग डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग पेशेंट का करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ईसीजी देखेंगे। ईसीजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले पढ़ना, उसके बाद आप लोगों को ये सब समझ में आएगा, एस्ट्रल डिप्रेशन क्या होता है, टी वेव क्या होता है, PQRS क्या होता है। तो यहाँ पे बस इतना समझ लो कि ईसीजी में क्या होता है, एसटी डिप्रेशन एंजाइना में दिखता है और टी वेव जो होता है वो इन्वर्ट होता है। ठीक है, जो सेकेंड जो थर्ड डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है वो क्या, एंजियोग्राफी हम लोग कर सकते हैं। अब आता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल यानी कि कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जब चेस्ट पेन हो रहा है तो सबसे पहले तो हम लोगों को रेस्ट देना है, ऑक्सीजन देना है, एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट देना है। अगर वो जो एंजाइना है वो किसी क्लॉट की वजह से, ब्लड क्लॉट की वजह से हो रहा है, जैसे एथेरोमा मैंने कॉजेज़ में बताया था कि अगर ब्लड क्लॉट की वजह से अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो उस टाइम पे हम लोग एंटी प्लेटलेट में क्या देंगे, एस्पिरिन देंगे। ये क्या करेगा, वो जो क्लॉट है उसको गला देता है और वो वहाँ पे जो जगह है उसको क्या कर देता है, बोल सकते हैं वो वहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। एथेरोमा जो था, जो ब्लड क्लॉट था वहाँ से हट जाएगा तो ब्लड का सप्लाई सही तरीके से होने लग जाएगा। फिर फिफ्थ क्या, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी हम लोग दे सकते हैं। फिर आता है अगर इन सब ट्रीटमेंट से अगर सही नहीं होता है पेशेंट तो फिर उनमें सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। सर्जिकल में क्या है, PTCA, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। फिर है CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। तो ये दोनों मेन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट है। ठीक है, और जो एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट होते हैं उसमें उनमें सेमी फॉलर पोजीशन दिया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो उसमें आप पेशेंट को सेमी फॉलर पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का एंजाइना पेक्टोरिस ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।